नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हरियाणा प्रीवियस ईयर और दिल्ली पुलिस के लिए हमने कुछ सीरीज चलाई हुई थी। उसी सीरीज में हमारा आज इंडियन जीके यानी नेशनल जीके की क्लास होने वाली है और ये सारे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा ग्रुप डी हो या और कोई भी एग्ज़ाम, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हमारा जो टारगेट किया गया है, हमने जो टारगेटेड है वो हमारा ग्रुप डी का भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। बिल्कुल, समय बदलता है, किस्मत बदले ना बदले, और मेहनत करेंगे तो किस्मत भी बदल जाती है भैया। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप लगातार मेहनत करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, लेकिन आप वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को हिट कर दें। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 कब हटा दी गई? बताइए मेरे से SNU, कब हटा दी गई थी जम्मू कश्मीर से धारा 370? ठीक है, 35 अनुच्छेद 35 से भी हटाया गया था। तो धारा 370 कब हटा दी गई? 5 अगस्त 2019, 8 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2021 या 8 अगस्त 2018? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। धारा 370 में क्या था, तब तक आप आंसर करें। मैं आपको बताता हूँ धारा 370 में क्या था कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। जम्मू कश्मीर का भारत के संविधान के अलावा एक अपना खुद का संविधान भी हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर के जो प्रधान थे उसको वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था, ना कि मुख्यमंत्री। ठीक है जी, या ठीक है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर धारा 370 हटा दी गई। 35 से अनुच्छेद 35 को भी हटा दिया गया, जिसमें आप जाकर जम्मू कश्मीर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते हैं। बस एक ही प्रावधान बचा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की राज्य की जो सरकारी नौकरियां हैं वो आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही आरक्षित हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर क्या है? धारा 370 कब हटाई गई? 5 अगस्त 2019। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन अब एक मौलिक अधिकार नहीं है? जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरे SNU। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है? पहले मौलिक अधिकार था। मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार 6 हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद रखेंगे, 14 से लेकर 18, उनसे 14 से 18 तक क्या शोषण के विरुद्ध है। स्वतंत्रता का अधिकार है, याद रखना, 19 से लेकर 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं। तो आंसर यही है, संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, 7 थे, अब 6 हो गए, तो ये नहीं है। 44 संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, बिल्कुल अनुच्छेद 29-30 में मिलेंगे आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत बेस्ट रहने वाली है। हम ट्राई करते हैं कि आपको अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम दे पाएँ और अपने बेस्ट से बेस्ट अनुभव हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में कितने गांव का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बता दीजिए मेरे से SNU, कितने गांव का राष्ट्रीयकरण हुआ था कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में? तो बता दीजिए कितने बैंकों का हुआ है? 9, 14, 17, 20? तो याद रखना 1969 में इंदिरा गांधी सरकार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है जी, उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ था, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ आंसर क्या है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। 14 बड़े बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया गया, प्राइवेट बैंक थे पहले। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न में से किसका नाम संबंधित नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा कर्नाटक संगीत के संगीतकार नहीं है? श्याम शास्त्री हैं जी, त्यागराज ये भी हैं, भातखंडे नहीं है जी। मुत्तुस्वामी दीक्षित हैं, लेकिन भातखंडे नहीं है, इनका संबंध कर्नाटक से नहीं है। ठीक है जी, याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका संबंध कर्नाटक से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था, बताइए मुझे। अमृत प्रीतम, महादेवी वर्मा, महेश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी? तो आशापूर्णा देवी भैया जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ बोला था, और ज्ञानपीठ आशापूर्णा जो है भैया बंगाल की रहने वाली है, पश्चिम बंगाल की। याद रखेंगे, इन्हीं को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मेरे से नहीं, वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब आरंभ किया गया था? 1998, 1996, 1990, 1982? जल्दी से बता दीजिए।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ईवीएम का प्रयोग भारत में कब से है? 1998, 1996, 1982। तो याद रखना भैया 1982 से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत है, तभी से ही 1982 में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वोटिंग मशीन का प्रयोग, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका प्रयोग चुनावों में किया गया था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जी। अलाउद्दीन खिलजी को सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा था। बताइए कौन है वो, जिसने भैया प्रतापरुद्रदेव को भी हराया था। गोलकुंडा में वही बात कर रहे हैं, तमिल शासक उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर, और धन दौलत लेकर लौटा था। क्या वो बलबन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, मलिक काफूर था, या जलालुद्दीन खिलजी था? अगर आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम है तो आप आंसर कर देंगे। तो उसके सेनापति का नाम था भैया मलिक काफूर। याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है जी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बेहद इंपॉर्टेंट शासक है, बहुत सारे काम इसने किए हैं। सीरी का किला, चोर मीनार, हौज खास, जमियत खाना मस्जिद, दिल्ली में ये सारी बिल्डिंग भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो वहाँ मुश्किल पढ़ या लिख सकता था परंतु उसने दरबार में महान कवि अमीर खुसरो को रखा। बताओ तो कहने अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के। अगर क्वेश्चन आता किसके दरबार में थे सबसे पहले तो बलबन, लेकिन ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप समझेंगे। इसको पागल सुल्तान रक्त पिपासु कहा गया है। 5 एक्सपेरिमेंट किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। सबसे पहले भारत में नोटबंदी भी इसी ने की है, और ये भी याद रखेंगे इसने ही भी सबसे पहले राजधानी परिवर्तन की थी। ठीक है जी, याद रखना इसने राजधानी परिवर्तन की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जानते हैं भैया, इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर और औरंगजेब दोनों इसी को कहते हैं। इसने अशोक के 2 शिलालेखों के लिए आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। शेरशाह सूरी भारत का महान व्यक्ति है। इसको शेरशाह सूरी को कहते हैं भैया प्रशासनिक कार्यों का जनक। जीटी रोड इसने बनवाया। पाटलिपुत्र शहर का नाम पटना इसने किया। सबसे पहले भूमि को पट्टा पर देना इसी ने शुरू किया, पट्टा प्रणाली शुरू की। टोडरमल अकबर से पहले इसी के दरबार में था। सराय बनवाई, कोस मीनार बनवाई। ठीक है, दिल्ली का पुराना किला बनवाया, रोहतासगढ़ का किला बनाया। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा द्विभाजित नहीं होता, यानी कर्क रेखा पर कौन सा नहीं पड़ता? तो बताओ। तो उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा उड़ीसा नहीं पड़ता है जी? आपने ट्रिक पढ़ी होगी कि मित्र पर गमछा जाट, तो मित्र से क्या है? मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ठीक है भैया, तो ये सारे जो हैं मध्य प्रदेश है। तो 8 राज्य पड़ते हैं कर्क रेखा पर, लेकिन उड़ीसा कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो कर्क रेखा भैया पृथ्वी पर या गोलोक पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों को कर्क रेखा कहते हैं जी, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलो। वीडियो को शेयर करते रहो, गर्दा उड़ा दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, शेयर करो। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ और वह कच्छ के रन से होकर अरब सागर में प्रवेश करती? बताइए कौन सी नदी है वो? कालीदान है, अमरावती है, लूनी है, ब्यास है। तो इसका आंसर जी लूनी। ठीक है जी, अरब सागर तक नहीं पहुंचती है, बीच में ही लुप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कह दिया गया तो आंसर तो लूनी है जी। 11 मई 1998 में कि भारत के कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो भैया 11 मई 1898 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। 2 हो चुके थे उस समय, तो आंसर दूसरा। पहला कब हुआ था? 1974 में पोखरण में हुआ था जी, वो भी मई में हुआ था। दूसरा 1998 में पोखरण में हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण, 2 ही परमाणु परीक्षण होते, वो 1998 में हुआ था। पहला जो परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था पोखरण में, मई 1974 में, उसका जो कोड था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये 11 मई 1998 को जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ है इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? बताइए 1953, 1952, 1955, 1954। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो 1953 में चढ़े थे। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, चारों तरफ फैलाइए। अगले क्वेश्चन की तो हम बात करेंगे, लगातार वीडियो को शेयर करते रहे आप लोग। वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? तो बताओ, नेल्सन ने किया था, ब्लिंगटन के ड्यूक ने किया था, लुइस आठवां ने किया था, या अली पाशा ने किया था? तो इसका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर है जी ब्लिंगटन के ड्यूक। ब्लिंगटन के ड्यूक जो थे भैया ये बेल्जियम के शासक थे, और जब बेल्जियम को जीतने पहुंचा था
ये पूरे यूरोप को जीतना चाहता था नेपोलियन भैया, और उसकी लड़ाई हुई जब वो बेल्जियम को जीतना चाह रहा है तो वो ये वेलिंगटन द ड्यूक के साथ, और इस युद्ध में वेलिंगटन द ड्यूक जीता था। वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन एक भी युद्ध नहीं जीता मेरे से नहीं हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई? 58 BC, 48 BC, 44 BC, 4 AD। जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर जो रहने वाला है भैया, रोमन शासक जूलियस को मार दिया गया था कब? 44 BC में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूलियस सीजर को मारा गया इसी में, ठीक है, तो याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15वां क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। भूमध्य सागर क्वेश्चन, भूमध्य सागर पर दिन कितना लंबा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। भूमध्य सागर पर दिन कितना लंबा होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल देगा 14-15। तो बताइए भूमध्य सागर पर दिन कितना लंबा होता है। भैया भूमध्य सागर पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है, ठीक है जी, याद रखेंगे। तो भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस उपग्रह के 2 लघु उपग्रह फोमोस और डिमोस कहलाते हैं? बताओ किसके उपग्रह हैं? मंगल के हैं, यूरेनस के हैं, या शुक्र के हैं, वरुण के हैं? तो फोमोस डिमोस किसके उपग्रह हैं जी? ये सैटेलाइट है किसके? मंगल ग्रह के, फोमोस डिमोस, ठीक है जी, याद रखेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर हम ग्रह की बात करते हैं तो वरुण जो है भैया सबसे दूरी पर ग्रह पड़ता है, सबसे क्या बोलते हैं, हरियाली वाला ग्रह है, ठीक है। यूरेनस जो है ये उससे पहले पड़ता है थोड़ा सा, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह लाल ग्रह है, और फोमोस डिमोस इसी के में। शुक्र पृथ्वी की बहन कहलाती है, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एक बात समझ लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है और उनका जो पैसे वाले संगठन है, जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, तो इनका हेडक्वार्टर आपको अमेरिका में मिलेंगे, और अमेरिका की राजधानी में। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा जी? नोट डाउन कर लीजिए, वाशिंगटन DC में है जी। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में मिलेगा आपको किसका हेडक्वार्टर? वर्ल्ड बैंक का, ठीक है जी। तो वाशिंगटन DC। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ। अगला क्वेश्चन है जी यूनेस्को क्या है? तो भैया साइंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनके पास, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है तो अपने पास लिस्ट में ये भैया उसको लिस्टेड करके रख लेता है यूनेस्को, एजुकेशन से, साइंस से, ठीक है, तो याद रखना। तो क्या कहें, यूनेस्को का काम मिलेगा जी? पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। फैशन की नगरी भी किसको कहते हैं जी? पेरिस को कहते हैं मेरे से। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दो। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी वो होते हैं भैया जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है जी। सीधा बच्चा जन्म लेता है, अंडे जन्म नहीं लेते, और बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्या मछली है, गाय है, बकरी है, भेल है? तो कौन सा नहीं है? जो मछली नहीं है। लेकिन एक याद रखना, मछली की जो सबसे बड़ी वेराइटी है भेल। भेल क्या है? भेल तो है भैया स्तनधारी, लेकिन मछली, बाकी मछलियाँ नहीं है, तो इसका आंसर मछली होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? बताओ 2022 का जो फीफा विश्व कप किसने जीता? फ्रांस ने, इटली ने, ईरान ने, अर्जेंटीना ने। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करो। तो इसका जो आंसर है, इस बार जो वर्ल्ड कप जीता है वो अर्जेंटीना जीता था। फीफा फुटबॉल का विश्व कप होता है जी भैया। तो याद रखना, जो फीफा वर्ल्ड कप जो जीता वो अर्जेंटीना ने, और हारा कौन था जी? फ्रांस उप विजेता था। पिछले साल पिछली बार 2018 में जो मॉस्को में हुआ था, यानी रूस में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस समय विजेता फ्रांस था, ठीक है जी। इस टाइम 2022 में अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की राजधानी क्या है? बताइए, ब्राजील की राजधानी क्या है? रियो डी जेनेरो, वर्सिलिया, ब्यूनस आयरस, सैन सल्वाडोर। तो बताइए मेरे सेशनियों, क्या है राजधानी ब्राज़ील की? भैया ब्राज़ील को सांपों का देश कहते हैं, एनाकोंडा पाए जाते हैं ब्राज़ील में। तो इसका जो 40 फीट से भी लंबे सांप होते हैं जी वो। तो क्वेश्चन है जी, इसका आंसर है ब्रासीलिया, राजधानी ब्राज़ील की राजधानी वर्सिलिया, ठीक है, याद रखना, वर्सिलिया राजधानी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। भारत में किस वर्ष मापतोल, ये मैपतोल नहीं मापतोल है, ठीक है जी, भारत में किस वर्ष मापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रभाव में कब लागू हुई थी? 1956, 1962, 1971, 1958। तो जल्दी से आंसर कर लीजिए। 1956 में ही भारत में क्या है, मापतोल की मैट्रिक प्रणाली को लागू कर दिया गया था, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर दो, चारों तरफ फैला दो। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया? 1960 में, 1964 में, 1969 में, 1973 में। तो जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अफ्रीका के नेता
नेल्सन मंडेला। तो भैया दक्षिण अफ्रीकी नेता हैं ये। तो इनका जो आंसर है, उनको कब कारावास सुनाया गया, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उनको कारावास 1964 में। 1964 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद सुनाई गई थी। ठीक है जी। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहते हैं भैया, ब्लैक गांधी कहते हैं। गांधीवादी नीति इन्होंने बहुत लागू की है। एक द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, वो किताब भी किसकी है, नेल्सन मंडेला की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अमेरिका का गांधी कौन है, तो आप आंसर करेंगे मार्टिन लूथर किंग। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार का गांधी कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सीमांत गांधी कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हरियाणा का गांधी कौन है, तो आप आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे, जल्दी बता दो, जल्दी आंसर बताएं। हरियाणा का गांधी। वीडियो को शेयर करो, चारों तरफ फैलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि हरियाणा का गांधी कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अनेकों बार मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास हर बार बताया, जब मैंने हरियाणा की प्रीवियस ईयर मैंने बहुत बार बताया कि हरियाणा का गांधी किसको कहते हैं। अब मैं नहीं बताऊँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? 1800 में, 1804 में, 1818 में, 1821 में? जल्दी से आंसर बता दी। तो इसका आंसर है जी 1804 में पूरी तरह नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है जी। चलो मैं बता देता हूँ, फिर कहेंगे सर आप छोड़िए, मूलचंद जैन है। आप नहीं करने का, मैं ही बता देता हूँ। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। अगले क्वेश्चन, किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? 1804 में पूरी तरह। 1797 से ही उसने अपनी पावर बढ़ानी शुरू की थी और फ्रांस को अपने कब्जे में लेना शुरू किया था। एक मामूली सिपाही से लेकर उसका सफर एक नेपोलियन फ्रांस के राजा तक का, नेपोलियन बोनापार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। दिन और रात होने के क्या कारण है? दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, सूर्य ग्रहण के कारण? जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो भैया इसका जो आंसर है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है भैया? घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण दिन रात बनते हैं। परिक्रमण गति पूछेंगे तो क्या होता है जी? परिभ्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी की सतह के समीप परत वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? बताओ। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक परत है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है? तो बताइए सबसे नीचे परत कौन सी है? तो भैया वो है क्षोभ मंडल। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है जी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये है जी। तो सबसे तो क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये है पृथ्वी के क्या है? वायुमंडलीय परत है जी। जो पृथ्वी की सबसे निचली है, पृथ्वी के जो सबसे ज़्यादा करीब है, वो है क्षोभ मंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? बताइए मेरे से न्यू, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से शेयर करो और वीडियो को चारों तरफ फैलाओ। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर है जी लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? लंदन मिलेगा मेरे से न्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक के भी हैं सारे क्वेश्चन इसमें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हरियाणा प्रीवियस ने पूछा, हरियाणा का प्रीवियस ईयर गया। हरियाणा HSSC। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। 1945 में, 47 में, 50 में, 19? तो याद रखना 1919 में सबसे पहले हुआ है श्रम संगठन। 1919 को, क्योंकि मजदूरों की बात, श्रम की बात बहुत पुरानी बात है भैया, लेबर की बात बहुत पुरानी बात है, तो इसलिए बहुत पहले ही हो गया है। आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है। WHO का भी जिनेवा में, WTO का भी जिनेवा में। तिल चट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं? बताइए। 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े? ठीक है। तो मैंने जो मुख्यालय बताए थे पहले उनको समझना, याद रखना भैया। देखो जब कोरोना आया था तो तीनों चीज़ें बड़ी जानलेवा हो गई थी हमारे लिए। एक तो व्यापार ठप हो गया, लेबर घर भागने लगी वापस अपने अपने राज्यों में, और तीसरा हेल्थ खराब हो गई। तो तीनों जानलेवा थी, इसलिए तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा। तो बस यही है, कोरोना के टाइम पर तीनों जानलेवा, इसलिए जिनेवा। ठीक है, याद रखने के लिए बस ट्रिक। अगला क्वेश्चन, तिल चट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पैर होते हैं? भैया बेहद बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। तो कितने? 3 जोड़े होते हैं, नहीं 6 पैर होते हैं चलने वाले पैर, 3 जोड़े। ठीक है जी। तिल चट्टे में 3 जोड़े यानी 6 पैर होते हैं। अगले क्वेश्चन, 2023 में G7 का शिखर सम्मेलन किस? भैया करंट के क्वेश्चन भी है इसमें, तो बिल्कुल बताइए। G7 की मीटिंग कहाँ हुई थी? और यही बताएं 2023 में G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? दोनों बता दीजिए आप। तो इसका जो आंसर है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? जापान में। ठीक, क्या आंसर है जी? जापान में इस बार G7 का। अगर G20 इस बार 2023 में भारत में हुआ है। ठीक है, मेरे से न्यू। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दो। आप शेयर नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? जल्दी से बता दीजिए किसने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम? तो इसका आंसर जो है भैया कालिदास, महाकवि कालिदास। और ये भी याद रखना कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है भैया, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, ठीक है। ये सारी की सारी किताबें किसने लिखी है जी? कालिदास, महाकवि कालिदास ने, ठीक है जी। मालविकाग्निमित्र भी नहीं किए कालिदास, इनको भैया आदिकवि कालिदास कहते हैं, महाकवि कालिदास कहते हैं, भारत के शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कौन है? कालिदास है जी, ठीक है। आदि कवि और भारत के सबसे पुराने कवि और याद रखना, इसलिए इनको आदि कवि कहते हैं। और भारत के शेक्सपियर ही कौन है? कालिदास जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वैसे क्वेश्चन बताओ शेक्सपियर कहाँ के कवि थे? वही याद रखना, ब्रिटेन के। सबसे बड़े इंग्लिश के कवि हुए हैं कौन? शेक्सपियर। और भारत की सबसे बड़ी कौन है? कालिदास। इनको क्या कहते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारत में नमक यात्रा का नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ? जल्दी से बता दीजिए कब हुआ है नमक यात्रा? तो नमक यात्रा हुई थी भैया 1930 में, 5 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक, यानी 24 दिन ये यात्रा चली थी। 5 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, 24 दिन, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है नमक सत्याग्रह, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, 1930 में हुआ था, ठीक है। इस समय गांधी ने नमक कानून तोड़ा, बेहद इंपॉर्टेंट है भारत का ये है भैया नमक सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो देखने को मिलेगा वो है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताओ सबसे ज्यादा आबादी किसमें थी? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है जी उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ देखने को मिली? उत्तर प्रदेश में है जी, आज भी है उत्तर प्रदेश में। भारत के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों को देखेंगे तो अब भी सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। तो सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं वो होती हैं जी रक्षा मंत्रालय के अंडर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए? अगर आप जो पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ पे वो होती है, किसके अधीन होती है? तो वो होती है गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, फेदोमीटर, लेकिन सशस्त्र सेनाएं किसके हैं जी? वो मिलेंगे आपको रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, फेदोमीटर, चौथे से क्या भैया? ए मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए, भूकंप को मापने के लिए? भैया 2 ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दीजिए। इसमें 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, जल्दी आंसर बताओ। फेदोमीटर का प्रयोग, तो फेदोमीटर का प्रयोग होता है भैया समुद्र की गहराई मापने के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करो और वीडियो को चारों तरफ फैलाओ। तो यही आंसर मिलेगा आपको। क्या आंसर है? तो इसका आंसर है समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अच्छा देखो समझे आप इसको, ये सिर्फ ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा गया, तो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, हम ऑप्शन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन ये है, दुग्ध को बिलोए जाने पर दुग्ध से मलाई अलग होती है, किस कारण हो जाती है? बताओ। दुग्ध तो हम बिलोते हैं जब उसको, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दूध से मलाई अलग होती है जब उसको बिलो देते हैं, या अपकेंद्रीय बल के कारण होती है, घर्षण बल के कारण होती है, ऊष्मा के कारण। तो इसका नोट डाउन है, दूध से मलाई जो अलग होती है वो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? बताओ सबसे पहले। रजिया, चांद बीबी, लक्ष्मीबाई, नूरजहां। तो जल्दी से आंसर, दुनिया इसका आंसर कोरिया का बच्चा भी कर देगा। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका भी है। अगला क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चांद बीबी वो महिला है जिसने अकबर से अपना साम्राज्य बताए रखा था, और भैया ये कहाँ की है? ये बीजापुर की रानी थी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, ठीक है भैया, झांसी से 1857 क्रांति में इनका शौर्य देखा गया। नूरजहां भैया 5वीं बीवी थी जहांगीर की, ठीक है। नूरजहां का असली नाम मेहरुनिशा। नूरजहां बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खूबसूरत महिला है, याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आई थिंक थी 38, पश्चिमी प्रवाही किस नदी पर जोग प्रपात? भैया जोग प्रपात किस नदी पर है? बताइए, जोग झरना किस नदी पर है? शरावती, पूर्णा, नर्मदा, कृष्णा। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर है शरावती। शरावती कहाँ है? कर्नाटक।
तो कर्नाटक शरावती में जोग प्रपात मिलेगा, नहीं जोग झरना मिलेगा कर्नाटक के शरावती नदी पर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एशियाई सिंह का घर कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिलते हैं एशियाई सिंह, कान्हा नेशनल पार्क में मिलते हैं, दुधवा नेशनल पार्क में मिलते हैं, गिर में मिलते हैं। तो एशियाई शेरों का घर है जी गिर नेशनल पार्क, गुजरात। क्या है जी? गिर नेशनल पार्क, गुजरात है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? बताइए मेरे से क्या आंसर है? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है 61वां संविधान संशोधन 1988 में ऐसा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन है। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्वेश्चन का हमारा आज क्लास का लास्ट लेक्चर है। वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ दें इस वीडियो के साथ। ठीक है जी। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को जाकर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले बहुत सारी वीडियोज बनी हमारे चैनल को भी आप देखें। जय हिंद, जय भारत।